नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। छत्तीसगढ़ का छत्रपति कौन बनेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। आज हम 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। विस्तार से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे, समझेंगे। बता दें कि पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटें यानी कुल 20 सीटों पर मतदान होना है। बस्तर में मौजूदा समय में सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि दुर्ग संभाग में जो 8 सीटें हैं उनमें से सिर्फ एक पर बीजेपी का कब्जा है। वो सीट है राजनांदगांव की, जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह विधायक हैं। वहीं 2018 की बात करें तो 20 सीटों पर कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई थी, बीजेपी के खाते में 2 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जोगी के कांग्रेस में सिर्फ 1 सीट जा पाई थी। वो सीट थी खैरागढ़ की। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मौजूदा समय में किस पार्टी की क्या स्थिति है और कौन इस बार बाजी मारेगा, क्योंकि माना जाता है कि जो बस्तर और दुर्ग का किला फतेह करेगा वही छत्तीसगढ़ का छत्रपति बनेगा। ऐसे में ये 20 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ का छत्रपति कौन बनेगा। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ चुका है, हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। कई दशकों से चुनाव को कवर करते रहे हैं। न्यूज 24 के एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। उचित शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से समझेंगे उनसे भी। और सहयोगी आशुतोष को भी देख पा रहा हूं, जगदलपुर से मौजूद है हमारे साथ। बस्तर दुर्ग की खासा पकड़ वो भी रखते हैं। पहले मनोज जी आप ही का रुख कर लेता हूं, क्योंकि 20 सीटें, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में कहा कि ये शुरुआत की जो 20 सीटें हैं पहले चरण की, ये रास्ता तय करती है, रास्ता साफ करती है सरकार बनाने का छत्तीसगढ़ में। क्या देख पा रहे हैं आप? चूंकि उपचुनाव का एक मौका मिला था, लेकिन इन 2 सीटों पर भी बीजेपी ने भी अपनी सीट गंवा दी। 2 खैरागढ़ सीट जो जनता कांग्रेस जोगी की थी वो भी सीट गंवा दी उपचुनाव में। कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई है। इस बार क्या आप देख पा रहे हैं, 20 सीटों की क्या भूमिका है? मनोज बघेल जी। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि खासतौर पे बस्तर संभाग की जो 12 सीटें हैं उसके बारे में ये माना जाता रहा है जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ सन 2000 में, उसके बाद से ट्रेंड जो है वो बस्तर ही सेट करता है। और जहां बस्तर में जिस पार्टी को भी बढ़त मिलती है उस पार्टी की सरकार अमूमन बनती आई है। एक बार मुझे लगता है 2013 के चुनाव में जरूर ऐसा हुआ था कि वहां पर कांग्रेस को 8 सीट मिली थी और उसके बाद भी उनकी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन उससे पहले और बाद में देखें तो हमेशा वहां पर 2003 के चुनाव में भाजपा को अच्छी सीट मिली थी। 2008 के चुनाव में जो है उनकी 12 में 10 सीटें थी मेरे ख्याल से, और 2018 में जो है 11 सीटें जो है कांग्रेस को मिली और केवल 1 सीट दंतेवाड़ा की सीट जो है वो जो है भाजपा को मिली थी। बाद में विधायक जो वहां के थे उनके एक नक्सल घटना में जो है वो शहीद हुए थे और उसके बाद उपचुनाव हुआ था और उसमें फिर से कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो इस तरह से बस्तर संभाग की 12 में से 12 सीट जो है वो अभी कांग्रेस के पास है। इसके अलावा दुर्ग संभाग की जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं पहले चरण में, उसमें केवल 1 सीट पर भाजपा के विधायक हैं डॉक्टर रमन सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इसके अलावा जैसा कि आपने कहा, खैरागढ़ से जोगी कांग्रेस के जो देवव्रत सिंह थे वो वहां पर विधायक चुने गए थे। बाद में उनका भी निधन हुआ था और वहां के उपचुनाव में भी कांग्रेस की जो है विजय हुई थी। यशोदा वर्मा जो है वहां से विधायक चुनी गई थी उपचुनाव में। तो इस तरह से 20 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें प्रचार का काम जो है बहुत जोर शोर से चल रहा है। बड़े बड़े नेताओं के सभा जो है वो हो रहे हैं और कल से और जो है इसमें और तेजी आएगी। आज जैसे राहुल गांधी जो है बस्तर संभाग के दौरे पर हैं, कल वो राजनांदगांव के आसपास के इलाकों में पहुंचेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा जो है आज रायपुर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद कल उनकी सभा राजनांदगांव में है, रोड शो है। तो इस तरह से प्रचार जो है कल से और तेजी पकड़ेगा, क्योंकि करीब करीब जो है 8 दिन का समय ही बचा है पहले चरण के मतदान के लिए। और जिस तरह से रिपोर्ट, ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, उसके में ये देखा जा रहा है कि
बस्तर का जो इलाका है, खास तौर पर जिस तरह से वहां पे धर्मांतरण को भाजपा ने मुद्दा बनाया है, वो मुद्दा काम करता हुआ दिख रहा है। और भाजपा जो है, जो 12-0 से पिछले चुनाव में पिछड़ी हुई थी, या वर्तमान स्थिति कहें 12-0 से पिछड़ने के बाद, अब भाजपा वहां पर फाइट में दिख रही है। खासतौर पे 3-4 सीटों में वो बहुत मजबूत बताए जा रहे हैं। खास तौर पर नारायणपुर, कोंडागांव में बहुत अच्छी स्थिति है। कोंडागांव में एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री के बीच जो है टक्कर है, दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है। इसके अलावा जो अंतागढ़ सीट है, वहां पर बहुत अच्छी फाइट बताई जा रही है। तो इस तरह से बस्तर में जो है अभी बराबरी का मुकाबला देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि 6-6 या 7-5 की स्थिति वहां पर हो सकती है। फिलहाल आज की जो स्थिति है, आज जो हमने अपने सभी संवाददाताओं से जो फीडबैक लिया है, उसके मुताबिक बस्तर में अच्छी फाइट है। राजनांदगांव में भी जो है, राजनांदगांव इलाके के जिन 6 सीट, पुराना राजनांदगांव जो जिला था, अब तो वो 3 टुकड़ों में बढ़ चुका है, लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में राजनांदगांव जिले में कुल 6 सीटें थी। इसके अलावा कवर्धा जिले की 2 सीट, ये 8 सीट जो है, दुर्ग संभाग के 8 सीटों पे चुनाव हो रहा है। यहाँ पर भी जो है मुकाबला कांटे का है। बिल्कुल, यानी मुकाबला कांटे का है। अभिलाष जी भी लगातार बने हुए हमारे साथ में। अभी हम चर्चा कर रहे थे अभिलाष जी की कुछ वीआईपी सीटें भी हैं जिन पर मुकाबला टफ होगा, कांटे का हो सकता है। वो कौन कौन सी वीआईपी सीटें हैं जहां मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई, जरा आपसे समझने की कोशिश हम सब करेंगे। अभिलाष जी। बिल्कुल, देखिए शुभम, ये कहने को तो 20 सीटें हैं, लेकिन बस्तर जिसको जिताता है वो सत्ता तक पहुंच जाता है, ये माना जाता है। और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, हमारे साथी जुड़ रहे हैं, वो भी ये बात मानेंगे। यहाँ पर कुल ऐसे 3 मंत्री और 4 पूर्व मंत्री, यानी 7 मंत्री और 1 सीएम, खुद सीएम। तो ये 20 सीट में आप समझ सकते हैं कि अगर 50% के आसपास का आंकड़ा वीवीआईपी सीट का जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बस्तर का ये चुनाव, या ये जो 20 सीटें हैं पहले चरण की। यहाँ से केदार कश्यप, पूर्व मंत्री, बीजेपी से मैदान में, कद्दावर नेता है, मंत्री हैं, आदिवासियों में अच्छी पैठ उनकी मानी जाती है। लता उसेंडी, आप देखिए, पूर्व मंत्री हैं, सामने मोहन मरकाम है उनके साथ मंत्री, बड़े मंत्री हैं पार्टी में, उनका दमखम आदिवासी नेता के तौर पर बहुत अच्छा है, सब जानते हैं। एक और अच्छे प्रत्याशी मंत्री तो नहीं है, नीलकंठ टेकाम, लेकिन जो आईएएस हैं और जो यहाँ इस्तीफा देकर के पार्टी में पहुंचे हैं। इधर हम बात करें, विक्रम उसेंडी हैं, साथ ही साथ कवासी लखमा हैं, दीपक बैज, बड़ा नाम है यहाँ से, रमन सिंह और दीपक बैज, ये 2 हाई प्रोफाइल नेम यहाँ पर मिलते हैं। सांसद हैं, पीसीसी चीफ हैं, पूरे चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी है। और राहत की बात कांग्रेस के लिए है कि वो पहले फेज में फ्री हो जाएंगे, पहले फेज का चुनाव होगा, वो फ्री हो जाएंगे और उसके बाद वो अपने काम को करते रह सकते हैं। अमूमन ये होता है कि जब आप पीसीसी चीफ को या अपने प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दे देते हैं, तो वो फिर उस तरह से खुलकर काम नहीं कर पाते, लेकिन उनके पास एक छोटा सा स्पान वहां पर रहेगा कि वो अपने पार्टी के काम को संभाल सकें। इसके अलावा हम बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ और मंत्री हमारे साथ हैं। यहाँ पर मैं नाम देख पा रहा हूं, जिसमें रमन सिंह है, मोहम्मद अकबर हैं, भावना बोहरा एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। उचित जी जो है उनको लेकर डिटेल देंगे। भावना बोहरा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको टिकट दिया गया है, क्योंकि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वो निर्दलीय लड़ती और बड़ा नुकसान कर सकती थी, लेकिन भावना बोहरा वहां पर एक अच्छी उम्मीदवार है। तो कुल मिलाकर के बड़े दिलचस्प समीकरण इन 20 सीटों पर बन रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर मुकाबला कांटे का है और ये बिल्कुल तय है कि ये जो 20 सीटें हैं यही सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ करेंगी। उचित जी से विस्तार से समझेंगे। उचित जी, भावना बोहरा, ये जब सूची जारी हुई थी तो एक नाम जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से और नुकसान पहुंचाने की बात भी सामने आ रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि नुकसान पहुंचा सकती है अगर टिकट बीजेपी नहीं देती है तो। लेकिन अब जब भावना बोहरा को टिकट मिल गई है, भंडारी से प्रत्याशी है बीजेपी की, उसके अलावा भी कई सीटें ऐसी है जहां पर साफ तौर पर पार्टी ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। कुछ दबाव पार्टी के ऊपर था, एक नहीं दोनों ही पार्टी के ऊपर था प्रत्याशियों के नाम को घोषित करने को लेकर। जो प्रत्याशी सामने आए हैं उनमें आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या नयापन है, क्या दबाव था किसी पार्टी पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी? उचित जी। शुभम जी, पहला आपका सवाल जो भावना बोहरा को लेके, भावना बोहरा जो है वो रमन सिंह की दूर की भांजी, दो रिलेशन में लगते हैं। और अभी जो वर्तमान 90, अभी जब तक कि हम टीएस बाबा को काउंट ना करें तब तक सबसे रिचेस्ट प्रत्याशी के रूप में उनको जाना जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होल्डर है और सबसे ज्यादा धनाढ्य
प्रत्याशी उनको माना जा रहा है। रमन सिंह की भांजी है, स्कूल संचालिका है, पूर्व में इनका किसी भी तरीके का राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। इन्होंने किसी तरीके के किसी भी शुरुआती दौर में, चाहे एबीवीपी पे हो, चाहे युवा मोर्चे में हो, या पार्टी में कोई संगठन की भूमिका में हो, या मुझे डाउट है कि ये सदस्य भी थी या नहीं थी, ये इस पे भी एक डाउट है। लेकिन चूंकि रमन सिंह के रिलेशन में है, वो काफी रिच महिला है, एक उद्यमी महिला है, स्कूल संचालिका है, अच्छा वर्चस्व है उनको, लेकिन उनका निवास स्थान रायपुर में है। पंडरिया जहां से उनको टिकट मिली है वो वहां रहती नहीं है। उनका व्यवसाय आप बोल सकते हैं, स्कूल वहां पे है। तो उनको लेके जो बात चल रही थी कि एक परिवारवाद की भी बात उठी थी कि रमन सिंह जी ने अपने दोनों भांजे भांजी दोनों को ही टिकट दिला दी। एक और उनके कैंडिडेट है विक्रांत जो सिंह है, वो भी उनके भांजे हैं। दूर से ये भी जो भावना बोरा जी है वो भांजी लगती है। तो एक आरोप भी लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि अपने नियर एंड डियर और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप जब देखें, जब पूरे हम 8 जगह हम बात करें तो काफी क्लोज वहां पे चीजें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रथम चरण के चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। किसी भी तरीके के जो भी कुछ उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से 20 पे पहले जो काम किया है और सीटें डिक्लेयर की थी काफी समय से, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। उनके पास एक दो सीट उनके पास है, उसके अलावा है नहीं। तो ये ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों से मिल सके। ये अगर इनमें से भी उनकी इच्छा है कि अगर वो मानते हैं कि इससे 8 से 10 सीट अगर हम निकाल लेते हैं तो भी हमारे लिए बहुत होगा। हालांकि बस्तर में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छी तैयारी में है। लेकिन जिस तरीके का अभी जो गैप है छत्तीसगढ़ का 15 का और जो 68 का जो गैप है 18 के चुनाव में, और जिस तरीके का 10% का जो फिगर है जो आया है, वैसी स्थिति शुभम अभी नहीं है। आप नहीं कह सकते कि वो स्थिति थोड़ी बहुत भी नियर आसपास रहे, ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफी ह्यूज है। लेकिन वर्तमान प्रदेश में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से लगातार उनके नेता काम कर रहे हैं, ये चुनाव 2023 का चुनाव जो है काफी क्लोज फाइट होगी आप देखने को। लेकिन इस तरह ह्यूज गैप जो था वो बहुत पास और समीप दिखने लगेगा। और खासकर 20 सीट में मैं नहीं कहता कि इसमें जो 20 सीट में जो पूरी की पूरी 12 सीट बस्तर की इनके पास थी कांग्रेस के पास, और यहाँ भी उनके पास 17 सीट है, तो 17 और 12 ये 29 सीट जो 39 सीट के आसपास जो इनके पास थी, उसमें बहुत बड़ा डेंट लगने की गुंजाइश दिखती नजर आ रही है। बहुत हाई प्रोफाइल सीट भी है, कई यहाँ पे बस्तर में कई है, मानते आपने चर्चा की। वही एक मोहम्मद अकबर आप देखिए कि बहुत बड़ी सीट है, मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा, उनकी बड़ी क्लोज फाइट हो सकती है क्योंकि उस बेल्ट में जिस तरीके से धर्मांतरण और राजनीतिक धर्मांतरण ये तीनों की तीनों चीज छाई हुई है, और जो हिंदू और हिंदुत्व की कैपिटल और राजधानी बना के वहां पे उस जगह के जो विशेषज्ञ है, उस विषय के विशेषज्ञ है, उस पे उनको पिच पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं। वहां राजनीतिक पिच जो बनी हुई है, राजनीति में जो धर्म की पिच बना के उसमें क्रिकेट खेलने का और राजनीति खेलने का इनका जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत हद तक उसमें सफल हो रही है। इस जगह वो धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, बस्तर के बेल्ट में वो जो है वो धर्मांतरण की लड़ाई लड़ेंगे। दोनों जगह वो उस विषय पे चीजें लेंगे। बाकी जो बातें हैं वो पूरी की पूरी अभी फिलहाल तो गौर नजर आ रही हैं, लेकिन बहुत क्लोज फाइट के रूप में इसको शुभम आप देख सकते हैं। बहुत आसान नहीं होगा कांग्रेस को ये यहाँ पे अपना पुराना रिकॉर्ड या पुरानी चीजें पूरी की पूरी रिटेन करने में, कि इतनी सीटें जो पिछला कार्यकाल को दोहराने में, पिछले चुनाव को दोहराने में इनमें इनके पसीने पूरे के पूरे छूट जाएंगे। इस तरीके की 18 की स्थिति वापस नहीं हो सकती, और क्लोज फाइट के रूप में शुभम इसको आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मुकाबला कांटे का है, क्लोज फाइट जैसा कि बता रहे आशुतोष शर्मा जी। लेकिन वास्तविक में ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है? मुझे लगता है आशुतोष तिवारी और वीरेंद्र गेवई, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, बारीकी से लोगों से बातचीत करते हैं, करीब से जानते हैं और समझते हैं क्या कह रही है पब्लिक, माहौल क्या है जगदलपुर का। चूंकि बस्तर के दुर्गम रास्तों को तो आप कवर करते हैं आज, लेकिन बस्तर आशुतोष हम सियासत के रास्ते की बात करेंगे, चूंकि जो सरकार तक पहुंचाता है। मैं आज उस रास्ते की बात करूंगा जो सरकार तक पहुंचाता है। क्या कहता है बस्तर का लोग, बस्तर के लोग क्या कहते हैं, बस्तर की जनता क्या कह रही है, इस बार क्या मूड है?
देखिए, बस्तर की जनता का जो मूड है वो लगातार समझने के लिए हम ग्राउंड जाते हैं, लेकिन कुछ जो हाई प्रोफाइल सीटें जो है बस्तर के जो 12 विधानसभा में से कुछ विधानसभा क्षेत्र में जो हाई प्रोफाइल सीट है, जैसे कि नारायणपुर विधानसभा की मान लिया जाए, या चित्रकूट विधानसभा, या बीजापुर विधानसभा, या कोंटा विधानसभा जो कि कवासी लखमा और सोयम मुक्का जो कि नए चेहरे हैं बीजेपी से, इनको जो है मौका दिया गया है। और हालांकि सिलसिलेवार तरीके से मैं अगर नारायणपुर से शुरू करूँ, क्योंकि वो भी हाई प्रोफाइल सीट है, केदार कश्यप जो है वो वहाँ से उनको मौका मिला है। हालांकि 2018 में चंदन कश्यप जो थे वो केदार कश्यप को हरा दिए थे, और हालांकि हार का एक कारण था, और जो उनका कमजोरी रहा है, जो केदार कश्यप की कमजोरी की बात की जाए तो वहाँ पर जब वो मंत्री थे तो उन्हें हेलीकॉप्टर मंत्री कह के वहाँ पर जाना जाता था, तो एक माइनस पॉइंट जो है वहाँ पर वो निकलकर सामने आया था। और इसके अलावा चंदन कश्यप की बात की जाए तो चंदन कश्यप की भी यहाँ पर माइनस पॉइंट जरूर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कांटे की टक्कर ये कहा जा रहा है कि इन जो 5 सालों में विपक्ष की भूमिका जब केदार कश्यप निभाए हैं तो धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बनाए हैं। और धर्मांतरण का मुद्दा नारायणपुर में आपको याद होगा कि चर्च तोड़ने तक की नौबत वहाँ पर आन पड़ी थी, और उस वक्त केदार कश्यप जो हैं वो वहाँ पर डटे रहे और धर्मांतरण के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश उन्होंने की है वहाँ पर। और अगर अभी की मौजूदा इसकी स्थिति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरफ मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं जब भूपेश बघेल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है दोबारा जो कर्ज माफी को लेकर, तो थोड़ा सा माहौल जो है किसानों के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 70% से ज़्यादा किसानों की संख्या नारायणपुर विधानसभा में ये है। तो ये रहा नारायणपुर विधानसभा की स्थिति। और इसके अलावा अगर हम कोंटा विधानसभा की बात की जाए तो क्योंकि वो भी हाई प्रोफाइल सीट है, केदार जो कवासी लखमा है वो 25 साल से विधायक है, 5 बार के विधायक है, ये 6वीं बार है उनका। और सोयम मुक्का जो कि वहाँ पर बीजेपी के हैं और अच्छे नेता के रूप में उन्हें वहाँ पर जाना जाता है, तो इस बार 6वीं मतलब 30 साल के विधायक होने वाले हैं ऐसा चर्चा चल रहा है। लेकिन फिर भी कोंटा विधानसभा काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में जो जनता है वो माहौल बनाती यहाँ पर नजर आ रही है, और कुछ नाराजगियाँ जो, क्योंकि 5 साल वो मंत्री रहे हैं, 5 साल सरकार रही है, और जो अपेक्षाएं थी, जो लोगों की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पे वो खरे नहीं उतरे हैं। खुले सुर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जनता जो है वो खुले तौर पर वहाँ पर बोलती नजर आ रही है कि आपने 5 साल हमारे लिए किया क्या है, हमारे लिए दिया क्या है। तो ये पूरी तरीके से माहौल वहाँ पर बन रहा है। तो कांटे की टक्कर जो बिल्कुल कांटे की टक्कर तो है ही आशुतोष, लेकिन दुर्ग के किस तरह के हालात है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खैरागढ़ की ही बात कर लेता हूं वीरेंद्र आपसे, चूंकि खैरागढ़ का उपचुनाव हम सब ने कवर किया था, देखा था राजा देवव्रत सिंह के बाद उपचुनाव हुआ और उसके बाद जो बढ़त मिली वो जेसीसीजे को ना मिलते हुए कांग्रेस ने उसे छीन लिया, अपने खाते में वो सीट भी कर ली थी। क्या कह रहे हैं लोग, दुर्ग के लोग, खैरागढ़ की सीट इस बार कौन जीत पाएगा और शेष अन्य सीटें जहां मुकाबला कांटे का है, जैसे कवर्धा की हम बात कर ले, मोहम्मद अकबर सरकार में मंत्री हैं, प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या स्थिति है दुर्ग में? देखिए, जो कवर्धा है वहाँ से सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे, लगभग 70,000 वोटों से जीते थे मोहम्मद अकबर। लेकिन इस बार स्थिति उलट दिखाई दे रही है। पहले तो बीजेपी जो है वो चुनाव मैदान में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से टक्कर में है, और अब लगातार ये पूरे इस इलाके में, अपन बात करें दुर्ग इलाके में, तो वो दिखाई दे रही है, और कड़ी टक्कर जो है बीजेपी दे रही है। खास करके कवर्धा में जिस तरह से सांप्रदायिक मामला हुआ, जो आदिवासियों का मसला है, धर्मांतरण का मसला है, उसको लगातार बीजेपी उठाती रही है, और यही वजह है कि विजय शर्मा को वहां से टिकट दी गई है। तो वहां से माहौल जो है वो बदला है, और उसके बाद अब दोनों के बीच में कड़ा संघर्ष है। इसके अलावा पंडरिया की हम बात करें, जो कि एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो मैदानी इलाका है, यहाँ से भी भावना बोहरा को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, नई कैंडिडेट है। उसके अलावा नीलकंठ चंद्रवंशी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, यहाँ से प्रत्याशी बदला गया है। तो जो मास्टर स्ट्रोक है, जो कहा जा रहा है, जो कर्ज माफी है, वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। तो इन इलाकों में खैरागढ़ की अपन बात करें तो वहाँ से विधायक जरूर यशोदा वर्मा है, और उनको दोबारा से टिकट दी गई है। तो ये यदि कर्ज माफी जो है मास्टर स्ट्रोक साबित होगा तो तब इन क्षेत्रों पर कांग्रेस बढ़त लेगी, लेकिन बीजेपी जो है वो कांटे की संघर्ष में है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ दिनों से जो बीजेपी मैदानी इलाकों में नहीं दिखाई दे रही थी, वहां पर बीजेपी ने अपने अच्छी स्थिति कर ली है, और उसके बाद कड़ी टक्कर दे रही है प्रत्याशियों को। और लगातार जिस तरह से नेताओं के दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है कांग्रेस के
प्रत्याशियों को लेकर के टिकट बंटवारे के बाद से, तो उससे कांग्रेस जरूर डैमेज हुई है और इसी वजह से कर्ज माफी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। साथ ही आज जिस तरह से घोषणा की गई है कि केजी से पीजी तक के पढ़ाई फ्री होगी, तो इस तरह से नए नए वादे जो है कांग्रेस लेकर के आ रही है ताकि इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीट हासिल कर सके। जो डैमेज होना है, हम कहें अंबिकापुर क्षेत्र में या बस्तर क्षेत्र में जो डैमेज होना है उसको भरपाई करने के लिए मैदानी क्षेत्रों को बिल्कुल, यानी कि ये वादे जो हैं वो डैमेज को भरपाई करने की कोशिश है, ऐसा कहना है वीरेन। और जनता सब कुछ जानती भी है, लेकिन और बारीकी से समझेंगे। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज एक बड़ा वादा राहुल गांधी करते हैं कांकेर से, भानु प्रतापपुर से, कि केजी से लेकर पीजी तक पूरी पढ़ाई फ्री। उसके बाद भूपेश बघेल सभा खत्म होते होते एक और ऐलान कर देते कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 का बोनस प्लस 10 रुपए प्रति किलो जो है वो ज्यादा देंगे, अतिरिक्त देंगे। इसके साथ साथ वो वादा भी याद है सख्ती में जो किया था सीएम भूपेश बघेल ने कि कर्ज माफी सरकार करेगी। अभी जब उस दिन मेरी आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि किसानों को इंतजार भी था कि किसान शायद कर्ज ले लेंगे और सरकार जो है कोई ना कोई पार्टी इस तरह का वादा कर देगी। क्या वाकई में ये तख्ता पलट के लिए या सरकार में वापसी के लिए, दोनों ही दलों के लिए काम आएगा कर्ज माफी का वादा? देखिए शुभम, पिछले बार 2018 में जो कांग्रेस ने घोषणा की थी उसमें सबसे ज्यादा चर्चित विषय था कर्ज माफी का विषय। इससे पहले कभी छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी नहीं हुई थी और पिछले बार कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और गंगा जल उठाकर इसकी सौगंध खाई गई थी। तो उस समय जो है मैदानी इलाकों में इसका अच्छा खासा असर देखा गया था और यही कारण है कि मैदानों में जहां जहां पे चुनाव हुए थे वहां पे एक तरफा बड़ी बड़े अंतर से जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। नए नए चेहरे भी जो है वो लंबे मार्जिन से जीतने में सफल हुए थे। तो कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था और उसी को जो है इस बार फिर से दोहराया गया है और ये सोचकर कि इस जो ट्रम्प कार्ड इसको माना जा रहा है और इस ट्रम्प कार्ड से जो है फिर से मैदानी इलाकों में जहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात कोई यदि दिखती हो तो उसको ढका जा सके और इस कर्ज माफी के जरिए एक बार फिर से किसानों का मत हासिल किया जा सके। हालांकि किसानों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 2500 रुपए में जो धान खरीदी का वादा था उसको निभाया है और उसके साथ साथ अभी हाल ही में जो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की बात जो सरकार ने कही है उससे किसानों में जो है सरकार के प्रति एक विश्वास जागा है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो कर्ज माफी की बात मुख्यमंत्री ने की है उससे थोड़ा सा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि जो बस्तर वाला इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा, मतलब खासतौर पे दक्षिण बस्तर वाला जो इलाका है वहां पर ज्यादातर लोग जो है आदिवासी हैं और वनोपज संग्रह जो है उनका मुख्य व्यवसाय है, इसलिए वहां पर कृषि ऋण माफी का बहुत ज्यादा असर वहां पर नहीं दिखता है। लेकिन आज जो राहुल गांधी की सभा में वनोपजों के संबंध में जो बातें कही गई है, 4000 प्रति मानक बोरी के हिसाब से तेंदुपत्ता खरीदी और इसके अलावा जो 10 रुपए प्रति समर्थन मूल्य से 10 रुपए ज्यादा में खरीदी की बात जो कही गई है, ये सब बातें जो है आदिवासियों को लुभाने के लिहाज से वहां पर की गई है। और सबसे बड़ी घोषणा जो आज राहुल गांधी ने की है कि केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा जो है वो सरकारी संस्थाओं में मुफ्त में दी जाएगी। तो इसको हमने अभी फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग का आंकड़ा जुटाया तो उसमें ये लगता है कि करीब करीब 100 करोड़ रुपए सालाना जो है वो स्कूल की फीस से जो है राज्य सरकार को मिलता है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग से अभी आंकड़ा नहीं मिला है कि उच्च शिक्षा विभाग में फीस से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको आज राहुल गांधी के माध्यम से यानी बिल्कुल एक बड़ा वादा, एक बड़ा ऐलान है और कह सकता है कि देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ ऐसा होगा जहां केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री में मिलेगी। अभिलाष जी, एक अहम सवाल इस वक्त ये उठ रहा है मेरे जहन में कि 2018 का चुनाव आपने जब देखा, कवर किया, उस समय जो मुद्दे थे, चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो या कोई और अन्य मुद्दे हो, क्या इस बार कुछ मुद्दे सभा के मंचों से आपको गायब नजर आ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल बहुत बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन देश का दुर्भाग्य कह लीजिए, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है कि जब हमारा पहला चुनाव हुआ था तब हमने सर्वहारा वर्ग, अंतिम छोर पर खड़े आदमी के लिए, गांव गरीब के लिए जिन चीजों की मांगे सुनी थी, आज भी हम वही मांगों को आज भी सुन रहे हैं। आज भी हमको ठीक चुनाव में कहा जाता है कि हम अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के लिए राहतें, रियायतें, सौगातें, या आज की लैंग्वेज में कहूं, आज के पॉलिटिकल लैंग्वेज में तो फ्रीबीज का ऐलान कर देंगे। ये तमाम चीजें आज भी चल रही हैं। जिस देश में आजादी के 70-75 साल बाद भी शिक्षा, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को देने के वादे पर चुनाव लड़े जाते हों और जीत लिए जाते हों, जिस देश में 70% किसान जो है वो हो और किसानों के मुद्दे पर चुनाव हर साल लड़कर जीत लिए जाते हों, वो ये बताने के लिए काफी है कि उस देश के सियासतदान अपना काम या अपना वादा ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि अगर वो 5-10% के हिसाब से भी काम करते तो 70 सालों में ये समस्याएं खत्म हो जाती। लेकिन आज देखिए शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा काम यहां पर किया, लेकिन हम बस्तर की चूंकि बात कर रहे हैं शुभम, तो बस्तर का इतिहास बताता है कि बस्तर में आदिवासी जो हैं उनके मुद्दे बाकी छत्तीसगढ़ से बहुत अलग होते हैं। जैसे कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज जी कह रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए यहां पर खेती किसानी का सीधा लाभ उस तरह नहीं मिलता क्योंकि वहां के लोग बहुत बड़े जमींदार नहीं है, उनके पास 50-100 एकड़ की जमीन नहीं है। वो छोटी छोटी गांव में, टोलों में, मजरों में रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पर खेती करते हैं। ज्यादातर उनका जो असली आदिवासी, उनका जीवन जो है वनोपज पर है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने आज बड़ा ऐलान किया है, जो वनोपज खरीदी में 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात कही है, या तेंदुपत्ता पर जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात कही गई है। ये तमाम ऐलान सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र को देखते हुए ध्यान में रखकर किए गए हैं। हालांकि इसके अलावा भी देखिए भूपेश बघेल सरकार ने मिलेट्स को लेकर के जो क्रांति के तौर पर वो एक पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें मिलेट्स को जिस तरह से प्रमोट कर रही है राज्य सरकार, वहां पर आप लोकल जो कपड़ों का व्यवसाय हो या दूसरी वहां के वनोपज से बने हुए प्रोडक्ट हो, उनके लिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमार्ट जैसे बड़े बाजार उपलब्ध करा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक भी अमेजन, फ्लिपकार्ट पर आप छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, नारायणपुर में बनी चीजों को खरीद सकते हैं। वहां काम तो हुआ है, लेकिन वहां के लोगों के क्या असल मुद्दे छूट गए? नहीं छूटे। वहां पर सड़क, बिजली, पानी आज भी मुद्दा है। स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बड़ा मुद्दा है, और उन मुद्दों को लेकर के जनता लड़ेगी। बीजेपी को उम्मीद धर्मांतरण और इस तरह के मुद्दों से है। कांग्रेस अपने विकास कार्यों को भी गिनाएगी और बीजेपी वहां पर आज भी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी को लेकर के मुद्दा बनाएगी। पर धर्मांतरण इस बार बड़ा फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। जिस तरह से अभिलाष जी ने भी फ्रीबीज की बात करी, उचित शर्मा जी समझूंगा आपसे और बारीकी से, करीब से, कि आखिर जो फ्रीबीज जिसका जिक्र पीएम मोदी भी करते हैं, रेवड़ी कल्चर की बात वो करते हैं, क्या मुफ्त में शिक्षा देना भी क्या रेवड़ी कल्चर के दायरे में आएगा? देखिए, शिक्षा तो मैं कहूंगा कि रेवड़ी के दायरे में नहीं आता, ये तो जरूरी चीजें हैं और इनको सरकार को इनको करना चाहिए। लेकिन जहां फ्रीबीज की बात कर रहे हैं आप, तो सरकारें जब मुआवजे और कर्ज माफी की बात करने लगे तो समझ लेना चाहिए शुभम कि उनकी 5 साल की उपलब्धियों का गर्भपात हो गया है। ये आप समझिए कि जितनी उपलब्धि आपकी 5 साल की थी, आप मुआवजे में और कर्ज माफी में निपटा रहे हैं, इसका मतलब आपने 5 साल कुछ किया नहीं है कि आपको ये काम करना पड़ा है कि कर्ज माफी के बदले में आप आ पा रहे हैं। हकीकत ये है कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे बुनियादी सवाल गायब हो जाते हैं। आप देखिए कि जब शिक्षा की बात हो रही हो केजी से पीजी तक, लेकिन उस पर गुणवत्ता की बात नहीं होती। हकीकत यह है कि दरख्तों में स्कूल चल रहे हैं वहां पे, जो बस्तर में जो स्कूल है, वो उनकी जो गुणवत्ता को लेके कोई बात नहीं होती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात नहीं हो पाती, उनके जो शिक्षक मौजूद नहीं है वहां जाना नहीं चाहते, हम वैसा माहौल नहीं दे पा रहे। कोई भी सरकार है, मैं केवल इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 23 साल से जब सरकारें, तमाम वो सरकारें आई जो आदिवासियों की बात तो कर रहे थे, मुख्तलिफ उनके खूब बयान आ रहे थे चुनाव के वक्त, लेकिन हकीकत में जो वहां का जो मौसम बनाना चाहिए, जो आबो हवा बनाना चाहिए, जो एक माहौल बनाना चाहिए, वो नहीं बन पाया। आज हकीकत ये है कि आपके रायपुर का व्यक्ति बस्तर ट्रांसफर होकर जाना नहीं चाहता। इसके अगर जिम्मेदार हैं तो ये सरकारें हैं, ये नेता हैं, ये पॉलिटिशियन है कि जो ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर पाए कि व्यक्ति बस्तर में ट्रांसफर कर जाना नहीं चाहता और पैसे देके वो रुकवाने की तमाम वो कोशिशें करते रहता है कि चाहे वो मेडिकल के बहाने, पैसों के बहाने कि हमें वहां रहना पड़े। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या आदिवासी जिम्मेदार है? क्या नक्सल जिम्मेदार है कि आप ऐसा माहौल दे रहे? तो ये खैर एक अलग इशू है कि आप केजी से लेके पीजी तक के आप 100, ये वो विषय है जिन्हें आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करके बड़ी उपलब्धि या बड़े आप क्रेडिट लेने की कोशिशें ये रहती है फ्रीबीज कभी भी
घातक होता है लंबे समय के लिए। आज 1,04,000 करोड़ लोन में है छत्तीसगढ़, पटारे के बाद 81,000 करोड़ हो चुका है। मध्य प्रदेश 3.25 लाख करोड़ लोन में है। तो ये जो बांटने, खासकर देखिए, आप दूसरी चीज में आप मुफ्त दीजिए, शिक्षा दीजिए, परिवहन दीजिए, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर आप जो दे रहे हैं ये विलफुल डिफॉल्टर बनाता है। ये क्रेडेंशियल स्कोर किसी भी स्टेट का खत्म करता है। आने वाले आप देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में चूंकि सरकारें कर्ज माफ कर देंगी, इसीलिए 1200 करोड़ एक्स्ट्रा लिया गया, जो अपनी तय लिमिट से भी ज्यादा एक्स्ट्रा लोन ले लिया गया किसानों द्वारा। और किन किसानों को आप इसमें कुछ कैपिंग के साथ, मैं नहीं कहता नहीं जाना चाहिए, कुछ कैपिंग के साथ जाना चाहिए कि भाई एक लिमिटेशन हो, 1 लाख की हो, 1.5 लाख की हो, इसमें लघु एवं सीमांत किसान हो, बहुत छोटे मंझोले किसान हो। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 14 लाख जिन्होंने लोन लिया उनका भी माफी हो रही है। 50 एकड़ जमीन है जो जितनी 14 लाख की जिनके पास गाड़ी, उनकी भी माफी हो रही है। तो हम समझते हैं कि किसान, जवान, नौजवान सबकी बात कीजिए, लेकिन कुछ कैपिंग के साथ हो, जिनके लिए बहुत जरूरी हो उनकी बात हो। अब इसके एवज में हो क्या रहा है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको, फिर हमारा जो अभी जो खर्चा आ रहा है लगभग फिर 8-9 हजार करोड़ की माफी में जाएगा। वही हम उसके कारण क्या होता है कि जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, बाकी चीजें जो है हमको वहां कंप्रोमाइज करना पड़ रहा था। तो फ्री बीज होना चाहिए, मगर डायरेक्ट आप कर्ज माफी चीजें तो कोई होती नहीं है। बैंक को पैसा सरकार देगी, सोसाइटियों को पैसा सरकार देगी, तो सरकार के खजाने से तो पैसा जा रहा है जी। तो खजाने से मतलब दूसरे जगह से कहीं से कम करना पड़ेगा डेफिनेटली जी, चाहे वो शिक्षा से कम, बिल्कुल। यानी फ्रीबीज की बजाय अगर गुणवत्ता पर सरकार जोर देती है तो ज्यादा बेहतर होगा, बच्चों के लिए भी और उस प्रदेश के भविष्य के लिए भी। गुणवत्ता पे, इंफ्रा पे अभी जो बोल रहे थे अभिलाष जी, जो बोल रहे थे कि जो वहां पे स्कूल की बातें होनी चाहिए, जो स्कूल पे वहां काम होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे बात होनी चाहिए थी। उस पे अगर हो, उस पे फ्रीबीज में जाए तो हम ज्यादा बेहतर है, क्वालिटी में जाए, ऐसे स्कूल खोले, ऐसा माहौल बनाए कि आप देखिए कि वहां पे एक बड़े हॉस्पिटल का, मैं शुभम जी बड़ा कारण बता रहा हूं बस्तर का, कि बड़े जो हॉस्पिटल वहां पे क्यों नहीं बन पा रहे हैं कि कोई बड़ा डॉक्टर वहां पे सेटल नहीं होना चाहता। ऐसा माहौल बना हुआ, तो इसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। मैं जानने की कोशिश करूंगा मनोज जी से। मनोज जी, चूंकि एक बड़ी चूक की बात अभी उचित शर्मा जी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी सरकार को इस पर लेनी चाहिए थी, एक लापरवाही भी सरकार की कहीं ना कहीं इसमें है। मैं सिर्फ कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहा हूं, बीते 15 साल में बीजेपी की सरकार रही, मैं उनका भी इसमें जिक्र करूंगा, उसको भी इसमें शामिल करूंगा इन आरोपों के साथ, कि कहां आखिर चूक रह जा रही, कि आखिर बस्तर में लोग रहना नहीं चाह रहे, बस्तर के लोग पलायन कर रहे हैं, जो शहर का आदमी है वो बस्तर में जाके बसना नहीं चाह रहा। ऐसा क्यों मनोज जी? देखिए, जैसा कि उचित जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम जो है नहीं हो पाना, इस चक्कर में कि आपने इतनी सारी घोषणाएं पिछले चुनाव में कर दी कि उसको पूरा करते करते जो है आपका जो पूरा रेवेन्यू है वो उधर चला गया। इसके अलावा ऊपर से कर्ज भी लेना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान किसानों का अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, उनकी आय में बढ़ोतरी भी हुई है। उचित जी ने जो संदर्भ बताया था, बस्तर इलाका चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और वहां पर हमेशा लोग जो है, खासतौर पे बस्तर के अंदरूनी इलाके, वो वहां पर हमेशा नक्सलवाद का खतरा रहता है, इसलिए लोग वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। तो जो भी शासकीय सेवक हैं वो उनकी नियुक्ति तो पूरे राज्य में कहीं पे भी पोस्टिंग के लिए की जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि चूंकि उस इलाके में नक्सलवाद का डर है, राजधानी से दूरी है ना, वहाँ के लोग काफी पिछड़ी हुई स्थिति में है। इन तमाम आधारों पर जो है जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, खासतौर पे मैदानी इलाके के, वो उन इलाकों में जाकर काम नहीं करना चाहते हैं और वहां पर जो है ट्रांसफर रुकवाकर वो वापस जो है तुरंत मैदानों में आते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे मामले जो है इस संबंध में हमेशा विवाद का विषय रहते हैं कि ये मामले अधिकांशतः कोर्ट तक जाते हैं कि किन्हीं को बार बार वहीं रिपीट किया जाता है, जो जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है या जो बहुत मजबूर लोग हैं उन्हीं को बस्तर में रहना पड़ता है। बाकी जो प्रभावशाली लोग हैं या जिनके पास कमाई ज्यादा हो जाती है, जिनके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं, वो पैसा देकर अपना ट्रांसफर रुकवा लेते हैं। तो मूलतः जो है बस्तर इलाके में जो विकास
होना चाहिए, क्योंकि पूरा बस्तर जो है एक बड़ा भूभाग है, जो कि कहा जाता है कि केरल जैसे राज्य से बड़ा भूभाग जो है वो बस्तर है। और वहाँ पर इतनी प्राकृतिक संपदा है, वहाँ पर वन संपदा की भरमार है, वहाँ पे खनिज संसाधन की भरमार है, वहाँ के आदिवासियों की जो संस्कृति है वो विश्व प्रसिद्ध है। बावजूद इसके उस इलाके का विकास जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि ये कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता वहीं से खुलता है, लेकिन जी बिल्कुल, यानी सत्ता का रास्ता यहीं से खुलता, लेकिन विकास में कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी करती है। एक नहीं, सरकार कहना गलत होगा, सरकारें अनदेखी करती है कहना सही होगा, क्योंकि अगर विकास नहीं हो पाए तो ना सिर्फ उसमें कांग्रेस जिम्मेदार बल्कि बीजेपी भी जिम्मेदार। बिलास जी, आऊंगा आपके पास में। सहयोगी आशुतोष वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। आशुतोष, क्योंकि एक बार आपसे समझ लेता हूं, आशुतोष, कोंडागांव एक ऐसी सीट है, चित्रकूट एक ऐसी सीट है जहां से, इन दोनों सीटों की बात करूंगा, जहां से पहले तो मौजूदा कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज और उसके पहले मोहन मरकाम अब सरकार में मंत्री भी हैं। ये दो बड़ी सीटें हैं जहां से दिग्गजों को मैदान में उतारा है पहले चरण में। क्या देख पा रहे हैं, दोनों सीटों का गणित क्या कहता है? देखिए, दोनों हाई प्रोफाइल सीट है और दोनों की जो टक्कर है ये कांटे की टक्कर वाली सीट होने वाली है। हालांकि कोंडागांव की बात की जाए तो कोंडागांव में जो मोहन मरकाम है वो 2 बार के विधायक रहे हैं और पीसीसी अध्यक्ष भी रहे हैं और इसके साथ ही मंत्री के पद पर भी हुए रहे हैं और पूर्व मंत्री है और उपाध्यक्ष जो है बीजेपी के लता उसेंडी, उनको मौका मिला है एक बार फिर। लेकिन समीकरण की बात की जाए तो कोंडागांव विधानसभा की समीकरण भाजपा के पाले में जाते नजर आ रही है, क्योंकि नाराजगी मोहन मरकाम से इसलिए भी है क्योंकि जब वो पीसीसी अध्यक्ष थे उस वक्त वे कोंडागांव में कम और रहने वाले जो है रायपुर और बाकी अन्य जिलों का दौरा करते थे और यही वजह है कि जब जब जनता उनके कार्यालय पहुंचती थी अपनी मांगों को लेकर तो वो अवेलेबल उस वक्त नहीं हो पाते थे और यही इसी की नाराजगी जो है वो जनता के अंदर है, किसानों के अंदर है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है और ये एक बड़ा फैक्टर जो है वहां पर बनते नजर आ रहा है और लता उसेंडी के पक्ष में हालांकि ये जा रहा है। ये इतना भी कमजोर सीट वो कोंडागांव विधानसभा को कांग्रेस के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जब ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया तो किसानों को साधने की कोशिश पूरी तरीके से कांग्रेस की है और जो कहा जा रहा था कि जो डैमेज कंट्रोल करने की यहाँ पर प्रक्रिया जो है भूपेश बघेल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल के किया है। और अगर चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट विधानसभा में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज है, सांसद भी रहे हैं, सांसद भी हैं वो, और उनको टिकट दिया गया है और एक भाजपा के नए चेहरे को यहाँ पर सामने किया गया है जो विनायक गोयल है, उनको किया गया है। हालांकि वहाँ पर भी कांटे की टक्कर होने वाली है क्योंकि स्थिति धर्मांतरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा चित्रकूट विधानसभा की स्थिति कहती है। इसके अलावा जो घाटी के नीचे का जो एरिया है, जो बिरता घाट के नीचे का एरिया है, बोधघाट परियोजना बनाने की मांग को लेकर काम को लेकर लगातार धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा जैसा कि आपने बताया, लेकिन देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ेगा। दुर्ग की कवर्धा सीट की मैं बात करूंगा वीरेंद्र, चूंकि साफ तौर पर कवर्धा एक ऐसी सीट है जहां हिंदू मुस्लिम फैक्टर साफ तौर पर देखने को मिलता है, लेकिन मोहम्मद अकबर की तस्वीरें देखी थी चुनाव प्रचार के दौरान, तिलक लगा रहे हैं और साधुओं से संतों से मंत्रोच्चारण करवा रहे हैं नामांकन फॉर्म भरने से पहले। क्या देख पा रहे हैं, ये कितना कारगर साबित हो पाएगा इस तरह का ये फैक्टर, हिंदू मुस्लिम फैक्टर? क्या कर्ज माफी और तमाम तरह की जो आज बड़ा ऐलान किया है राहुल गांधी ने, ये तमाम जो बड़े मुद्दे सरकार के और अलग अलग दलों के नेता मंचों से कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे भी वहां पर नजर आ पा रहे हैं कवर्धा सीट पर? देखिए, जो बड़े मुद्दे हैं वो तो स्वाभाविक तौर पर सभी तरफ दिखाई देंगे, लेकिन एक सांप्रदायिक मुद्दा जो था वहाँ पर, जिस तरह से धर्मांतरण की बात हुई, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, वो मुद्दा बड़ा यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए और इसी कार्ड को खेलते हुए वहाँ से जो ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा गया है और एक तरफ जहाँ मोहम्मद अकबर है उनके खिलाफ ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा गया है। और मोहम्मद अकबर जी ने जब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तो मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत की थी, जब फॉर्म भरा तब मंत्रोच्चारण किया गया और वो हिंदुओं को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ये लगातार हिंदू मुस्लिम जो कार्ड है वो वहाँ पर खेला जा रहा है। इसके अलावा जब हम पिछले चुनाव को देखें तो पिछले 2018 के चुनाव में जो सर्वे आए थे वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ नहीं बता रहे थे, दोनों को एक कांटे के संघर्ष बताया जा रहा था, लेकिन वोटर बड़ा साइलेंट था उस दौरान भी और इस बार भी वोटर बहुत साइलेंट है। लेकिन जब 18 के चुनाव परिणाम आए, 2018 के चुनाव परिणाम आए तो कर्ज माफी जो सरकार ने की थी, जो
तत्कालीन सरकार है भूपेश बघेल की, उसने जो घोषणा की थी उस दौरान वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। तो एक दोबारा उस कार्ड को खेलने की कोशिश की गई है कि कर्ज माफ़ी दोबारा से कर दी जाए। और इस बार किसान इंतजार भी कर रहे थे, जैसा बताया जा रहा कि कर्ज जो है वो ज़्यादा लिए हैं किसान। इस बार चूंकि चुनावी वर्ष है तो ये जी, यानी किसानों को भी समझदार है जो भी आशुतोष की सरकार इस बार बनेगी कोई ना कोई दल कर्ज माफी का ऐलान करेगा। और अगर कोई भी दल सरकार में आ गया, जहां तक है कि शायद दोनों दल कर्ज माफी का ऐलान कर दें, ऐसा भी हो सकता है। कांग्रेस ने तो कर ही दिया, बीजेपी भी शायद किसी मंच से कर दे, ऐसा हो सकता है। आशुतोष आऊंगा आपके पास में, वीरेंद्र आऊंगा आपके पास में। अभिलाष जी, एक बड़ा सवाल है कि यहाँ ये उठ रहा है कि कांग्रेस कहती है कि हमारे पास भरोसा है और बीजेपी कह रही है कि हमारे पास आरोप है। ये चुनाव क्या आप भरोसे वर्सेस आरोप का देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये चुनाव भरोसे वर्सेस आरोप का है। जहां सीएम बघेल, अगर मैं बस्तर की बात करूं, 20 सीटों की बात करूं, तो वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने वहां के लोकल बनोपज को एक बड़ा ब्रांड मार्केट प्रोवाइड कराया है। वो ये कह रहे हैं कि बस्तर में लगातार काम हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि बस्तर में जाकर के हमने सड़कें बना दी हैं जहां कोई कभी नहीं जाता था। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे उस जगह पर भी जाकर सड़कें बन गई और वहां पहुंच मार्ग बन गए। इस तरह के दावे हैं। तो ये बात भी हकीकत है। हम ही ने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं कि उसी बस्तर से निकलकर पैदल चलकर नंगे पांव महिलाएं और पुरुष जो हैं वो रायपुर के लिए तपती मई जून की दोपहरी में कूच करते हैं और उन्हें रायपुर आने से पहले रोक दिया जाता है। 2-2 दिन तक वो वहां पर रहते हैं, पुलिस सामने खड़ी रहती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। हमने कई ऐसे बड़े वहां पर आंदोलन देखे हैं आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के नाम पर, जो लगातार वहां धरना प्रदर्शन करते रहे। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती थी, हजारों की संख्या में ग्रामीण गांव से अपने अपने टोलों से निकल कर आते थे और उनमें शामिल होते थे। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि जहां जमीन अधिग्रहण की बात हो, पेशा कानून के सही उपयोग की बात हो, उनको लेकर के वहां लोग बड़ी संख्या में विरोध कर रहे थे। कई जगह हमने टकराव की स्थितियां देखी हैं, कई जगह हमने विरोध की स्थितियां देखी हैं। और एक तरफ भरोसा है जो सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमने कम से कम बस्तर के अंतिम पहुंच तक पहुंचकर विकास को वहां पहुंचाया है और हम आगे का काम करेंगे। यह बात सही है शुभम कि बस्तर में विकास कर देना कोई 5, 7, 8, 10 साल का काम हो नहीं सकता, क्योंकि वो इतना पिछड़ा इलाका है। वहां पर राजनेताओं ने उसके साथ इतना सौतेलापन किया है कि अगर कोई शिद्दत से भी चाह ले तो उसे कम से कम 1 दशक तो मिनिमम चाहिए बेसिक एमिनिटीज पूरी करने की, वो भी तब जब वो शिद्दत से चाहे। तो ऐसे में बस्तर के पास शिकायतें बहुत हैं, पर यह देखा जाएगा कि एफर्ट्स कांग्रेस सरकार की क्या बस्तर के लोगों के दिलों को छू पाई हैं। क्या वहां पर बस्तर के लोगों को लगा है कि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों के किसान आगे बढ़े थे, वैसे ही बस्तर के आम आदिवासी, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, वनोपज बीनने वाले लोगों की भी जिंदगी में कोई बदलाव आया है? ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में खैर ये तो सरकारों के, पार्टियों के नारे हैं कि ये भरोसे का चुनाव है, विश्वास का चुनाव है, आरोपों का चुनाव है और बदलाव का चुनाव है। खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे वरिष्ठ सहयोगियों का जुड़ने के लिए। अभिलाष जी आपका बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया, उचित शर्मा जी आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, आशुतोष और वीरेंद्र आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। वास्तविक हकीकत और जमीनी स्थिति साफ करने के लिए आप पांचों का बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि आखिर छत्रपति कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का। ये 3 दिसंबर को साफ होगा, लेकिन पहले चरण 7 नवंबर को ये रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर सरकार कौन बना रहा है। लेकिन मतपेटियों में, ईवीएम में ये वोट कैद हो जाएंगे, खुलेंगे 3 दिसंबर को और यह तय होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का छत्रपति कौन बनेगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।